नमस्कार, मेरा नाम है रचना यदुवंशी और आजकल मैं अद्भुत कहानियों के संसार किस्सा कहानी में आपको प्रेमचंद जी के महान उपन्यास गोदान का पाठन करके सुना रही हूँ। अब तक मैं आपको 3 अध्याय पढ़कर सुना चुकी हूँ। तीसरे अध्याय में पिछली बार आपने सुना था, उसका थोड़ा सा सार मैं बता देती हूँ कि जब होरी राय साहब जमींदार साहब से मिलके आता है, जिनके यहाँ धनुष यज्ञ की तैयारी चल रही है, तो वो बहुत आश्चर्यचकित होता है मन में और आकर के अपने घर परिवार में भी ये कहता है कि राय साहब ने उससे बहुत मन की व्यथाएं कहीं, परिवार के क्लेश के बारे में बताया। तो ऐसा नहीं है कि केवल उसके तबके के लोगों में ही कोई कलह क्लेश रहता है, ऐसा सबके साथ है। बड़े लोग जो बहुत धनाढ्य दिखते हैं उनके घरों में भी बहुत अशांति है, उनके मन में भी बहुत क्लेश है। और इसके बाद ये होता है कि वो रास्ते में उसको भोला मिलता है जो गाय भैंसों का कारोबारी है, और भोला की एक गाय पर होरी का मन आ जाता है और उसको वो बहुत चतुराई से उसकी सगाई कराने का आश्वासन देते हुए एक गाय तय करता है। और वार्तालाप में ये भी पता चलता है कि भोला उतनी आर्थिक स्थिति से अच्छा नहीं है और उसको भूसे की आवश्यकता है। तो चूंकि होरी की नज़र भोला की गाय पर है तो वो उसको फ्री में, मुफ्त में भूसा देने का भी आश्वासन करता है और उसको घर ले आता है भूसा देने के लिए। शुरू में इस बात पर होरी की पत्नी धनिया जो है वो बहुत बिगड़ती है कि ऐसे कैसे तुम खैरात में फ्री में, मुफ्त में भूसा किसी को दे सकते हो। लेकिन जब उसे ये पता लगता है कि भोला जो है वो ये होरी बताता है बातों में कि भोला जो है वो उसकी धनिया की बहुत तारीफ करता है जब भी मिलता है। तो ये बहुत ही रोचक ढंग से प्रेमचंद जी ने उकेरा है कि जब वो ये सुनती है कि भोला उसकी तारीफ करता है तो वो बहुत सहर्ष राजी हो जाती है भूसा देने के लिए भोला को। और न केवल राजी हो जाती है, बहुत ही आओ भगत, बहुत सत्कार होता है भोला का होरी और धनिया के घर में। और भूसा न केवल दिया जाता है बल्कि ज़्यादा देने की बात हो जाती है। 1 खांचा भूसा की बात हुई थी लेकिन 3 खांचे दिए जाते हैं, जिस पर होरी और धनिया का पुत्र गोबर जो है वो बहुत नाराज़ है और बहुत विक्षुब्ध है। यहाँ तक आपने सुना था, आगे सुनिए। 3 खांचे भूसे दे दिए गए तो गोबर कुढ़ रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहारों पर जरा भी विश्वास नहीं था। वह समझता था कि जहां जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी, रहा होरी वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, 1 खांचा और लूंगा। होरी बोला, 1 नहीं, अभी 2 और धरे हैं और तुम्हें ना आना पड़ेगा। मैं और गोबर 1-1 खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी ज़्यादा निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगीं। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ गया है। अब की लीला में मुझे काम भी करना है। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना है। मालिक तुमसे बहुत खुश हैं, उनकी दया है। एक क्षण के लिए भोला ने पूछा, सगुन करने के लिए रुपए का कुछ जुगाड़ हुआ? माली बन जाने से गला न छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है चाचा। अनाज तो सबका सब खलियान में ही लुट गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बचा है बस। वह तो भूसा मैंने रातों रात छिपा दिया, नहीं तो एक तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक है मगर महाजन 3-3, सहुआइन अलग और मंगरू अलग और दातादीन पंडित अलग। किसी का ब्याज पूरा नहीं चुका पाया मैं। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन ने फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरफ किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं, बड़ों का घर भरें, मूल का दुगना सूद भरें, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर ही सवार रहता है। लोग कहते हैं शादी गमी में, तीरथ बरत में हाथ बांध कर खर्चा करना चाहिए, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब के बेटे के ब्याह में 20,000 रुपये लौटा दिए गए, उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे तो कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे मर्जाद तो सबकी होती है ना। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं ना।
कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत है कहीं? आदमी वो होते हैं जिनके पास धन होता है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकते। एका का नाम नहीं, एका शायद यूनिटी, यस, एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पे ना चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ ही गया है। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों की करतूतें सुनाई। होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब तक एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा और गगरा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगोजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा। भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्द्रकंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहाँ जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे मैंने अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी पता है? यही कि घरवाली हार में काम क्यों नहीं करने जाती। पूछो ज़रा, घर देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, ये कौन करता? फिर वह घर पे बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुहार, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, ये कोई छोटा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती या हीरा की औरत में यह सलीका होता तो फिर बात ही क्या थी। जब से अलगोजा हुआ, दोनों घरों में एक जून रोटी नहीं पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी। अब खाएं 4 दफ़ा तो मैं भी देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गत हुई वो मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। खुद भूखी सो जाती थी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान का हमेशा ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने के नाम पर कच्चा धागा भी नहीं था। देवरानियों के लिए 2-2, 4-4 गहने बनवाए थे उसने। सोने के न सही, चांदी के तो थे ही ना। जलन यही थी कि मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर का है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती, और पटती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद रख सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? मैंने उसका पैसा हर जाना देगा। खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से न होगी। खर्च दिल खोल के करोगे। जेठा कामता सौदा लेके बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मंजीरा लेके बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं है, लेकिन ये सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का कोई काम ना करो, 8 पहर बस उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर पे। सानी पानी मैं करूँ, गाय भैंस मैं दूहूँ, दूध लेकर बाजार मैं जाऊँ। ये गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने का हसिया जो ना उगलते बनता है ना निगलते। लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे ना। कितना अच्छा घर भर था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। घर ही चौपट हो गया बेचारी का। अब वहाँ उसका निबाह नहीं है। जाकर मैं लिबा लाया, दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वो राजी नहीं होती और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई और यहाँ भी उसे चैन नहीं है। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों को देखते हुए उनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी सानी खाती रहती थीं। उसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी तो किसी पे मंजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी थी, शायद रामायण थी। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पात रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर आई है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन की लहरें धार मार रही थीं। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई।
माथा पतला और वक्ष का उभार और गात का वह गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी से खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले, पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच देता हूँ। होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं होता भैया। पुरानी कहावत है ना, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इसकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पात लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सबके सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ रख कर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा अड़ोना भी करेगी तो भुनभुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली गई। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे देता हूँ। झुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी न दिया किसी को। मेहमान काय से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, यही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बेर आओगे ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी, रोज रोज आओगे तो कुछ न पाओगे। दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। ये कहते कहते जैसे उसे कोई भूली बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी, अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर द्वार को खोलती है, पर किसी को आते देख भयभीत होकर दोनों पट बंद कर लेती है। गोबर ने कलसा भर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू पीकर लौटे। भोला ने कहा, तुम कल आकर गाय ले जाना गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थीं और मन ही मन वह इतना मुग्ध हुआ जा रहा था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना नहीं की थी। होरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। वह बात यानी सगाई वाली बात। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा। तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के। गोबर को इससे भी ज्यादा बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मन आशा की भांति अधीर और चंचल। आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले 5वें अध्याय के लिए अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, शुक्रिया।